गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग उसी टॉपिक का चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th NCERT का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन इसी चैप्टर का पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इंट्रोडक्शन के बाद पहला टॉपिक पढ़ेंगे जिसमें हम लोग केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। केमिकल इक्वेशन के बारे में बात करेंगे। हम लोग पढ़ चुके थे कल तक फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज और भी उसके साथ कई सारी चीज़ें पढ़ चुके थे, रिएक्शंस वगैरह, कई सारे एक्टिविटी 1.1, 1.2, 1.3 में काफ़ी सारे एक्टिविटीज़ को पढ़ चुके थे। इसके साथ साथ एक रिएक्शन के दौरान क्या सब होता है, इसके बाद कुछ सवाल भी आपको दिए होंगे जो आप सॉल्व किए होंगे। आज हम आगे बढ़ने वाले हैं, केमिकल इक्वेशन बोल के जो टॉपिक है उसमें आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले आप एक्टिविटी 1.1 में क्या देखे थे? एक्टिविटी 1.1 में आप एक रिएक्शन देखे थे। अगर उसे हम लोग सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो सेंटेंस फॉर्म में ना लिख के उसका एक शॉर्ट फॉर्म होता है जिसे हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। अगर हम लोग किसी सेंटेंस फॉर्म में नहीं लिख के उसे अगर हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करेंगे तो उसे हम लोग वर्ड इक्वेशन कहेंगे। जैसे कि एक्टिविटी 1.1 में क्या था? एक्टिविटी 1.1 में था कि मैग्नीशियम था। मैग्नीशियम एक मेटल था, उसको हम लोगों ने लिया और उसे हम लोगों ने जला दिया इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। जो हमें बन करके प्राप्त हुआ प्रोडक्ट के बाद वो मैग्नीशियम ऑक्साइड था। तो इसे हम लोग वर्ड इक्वेशन कहते हैं। दिस इज वर्ड इक्वेशन। ये वर्ड इक्वेशन है जिसके अलग अलग पार्ट्स हैं। इधर वाले पार्ट्स को हम लोग कहते हैं कि ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, REACTANT, रिएक्टेंट। इधर वाले पार्ट को हम लोग प्रोडक्ट कहते हैं। ये जो पार्ट होता है ये LHS में होता है, ये RHS में होता है। रिएक्टेंट क्या होता है? It is the atoms of the elements that undergoes chemical change. यो एलिमेंट्स का एटम है जो केमिकल चेंज करते हैं, जो केमिकल चेंज के प्रोसेस में जाते हैं। और प्रोडक्ट क्या होता है? द न्यू सब्सटेंस फॉर्म्ड, द न्यू सब्सटेंस formed after the chemical change। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर हम लोग सेंटेंस फॉर्म में लिखेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है? उसका शॉर्ट फॉर्म होता है उसका वर्ड इक्वेशन। जब उसे हमको वर्ड में लिखेंगे ना किसी चीज़ को, तो वो वर्ड इक्वेशन कहलाएगा। और वर्ड इक्वेशन के दो पार्ट्स होते हैं। एक रिएक्टेंट पार्ट्स होता है, दो LHS में होता है, लेफ्ट हैंड साइड, और एक होता है प्रोडक्ट साइड जो RHS में होता है, राइट हैंड साइड में। रिएक्टेंट क्या है, प्रोडक्ट क्या है? वैसे एलिमेंट्स के एटम्स जो केमिकल चेंज के प्रोसेस में जाते हैं। हम लोग पहले केमिकल चेंज पढ़ चुके हैं, फिजिकल चेंज पढ़ चुके हैं। केमिकल चेंज में हम लोगों ने पाया था कि ऐसे एलिमेंट्स या ऐसे एटम्स जो केमिकल चेंज करते हैं, कोई प्रोसेस में जाता है। प्रोसेस के बाद क्या होता है, वहाँ कोई एक नया सब्सटेंस बनता है।
तो रिएक्टेंट में वो सारे एलिमेंट्स या वो सारे एटम्स थे जो भाग लिए थे उस केमिकल चेंज में, और इसका फलस्वरूप जो हमें मिला वो प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट में कोई नया सब्सटेंस बनता है। याद है आपको केमिकल चेंज में बताए थे कि कोई नया सब्सटेंस बनता है, तो आप वहाँ से यहाँ टैली कर सकते हैं बिल्कुल बातों को। अच्छा, वर्ड इक्वेशन से भी बड़ा सिंपल तरीका होता है लिखने का, इससे भी सिंपल होता है, इससे भी सिंपल और मोर कोइंसाइज वे होता है, बहुत ही सटीक तरीका होता है। वो होता है फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। वो होता है फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन, फॉर्मूला में रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। फॉर्मूला रिप्रेजेंट, जैसे कि इसी का अगर हम लोग फॉर्मूला रिप्रेजेंट करना चाहेंगे, ज़रा गौर से देखिए इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग। इसे हम लोग लिख सकते हैं मैग्नीशियम। मैग्नीशियम एक मेटल है, आप कह सकते हैं मेटल जो होता है वो सॉलिड फॉर्म में होता है। उसके बाद ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में रहेगा और ये गैसियस फॉर्म में रहता है, ऑलरेडी एक गैस है, जिसके रिएक्शन के बाद हमें जो मिला है वो क्या मिला है, MgO। MgO और MgO मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। अच्छा, एक बात और समझने की कोशिश किया जाए इस जगह पर, MgO जो है वो सॉलिड फॉर्म में आया है। एक बात और समझने की कोशिश किया जाए, ये मैग्नीशियम सॉलिड में था और ऑक्सीजन गैस में था, और दोनों रिएक्शन के बाद सॉलिड फॉर्म में आया। एक बात देखिए आप लोग गौर से, यहाँ 2 ऑक्सीजन है और यहाँ 1 ऑक्सीजन है। यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यहाँ मैग्नीशियम 1 है, यानी कुल मिला के इधर 2 एटम्स हैं और इधर 2 + 1 3 एटम्स हो गए। तो ये तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के खिलाफ है, और इसी प्रकार के रिएक्शन को हम लोग कहते हैं ये अनबैलेंस रिएक्शन है। इसको हम लोग अनबैलेंस रिएक्शन कहते हैं, अनबैलेंस्ड। अनबैलेंस रिएक्शन इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट्स इन बोथ द साइड्स आर नॉट इक्वल, और इक्वल नहीं है, इसलिए इसे अनबैलेंस कहा गया है। और अनबैलेंस के अलावा इसे एक और चीज़ कहा जाता है, स्केलेटल केमिकल इक्वेशन। इसलिए जब भी हम केमिकल इक्वेशंस के बारे में पढ़ते हैं तो यह हमें ध्यान रहना चाहिए कि हमारा कोई भी इक्वेशन जो है वो अनबैलेंस ना रह जाए, क्योंकि ऐसा इसलिए है कि क्लास 9th में ऑलरेडी आप लोगों ने पढ़ चुका है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसके तहत मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसलिए मास हमेशा कंजर्व रहता है। इसलिए जब हम रिएक्टेंट करा रहे थे तो जितना नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में था, यानी रिएक्टेंट साइड में था, तो रिएक्शन के बाद जो फाइनल प्रोडक्ट बनेगा उतना नंबर ऑफ एटम्स आना चाहिए, ना तो वो क्रिएट हो सकता है ना वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, वो कंजर्व रहता है। इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि यहाँ अगर 3 था तो यहाँ भी 3 होना चाहिए। इसी कारण से हम इसको बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे अगर हम लोग 2 रखेंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम यहाँ पे 2 मैग्नीशियम हो गया, 2 ऑक्सीजन हम बैलेंस कर चुके हैं। मैग्नीशियम डबल हो गया तो मैग्नीशियम पे 2 पुट करेंगे, 2 + 2 4, इधर भी 4। ठीक है, ये जो 2 है ये कोएफिशिएंट है, इसे हम लोग बैलेंस केमिकल इक्वेशन में पढ़ेंगे, अभी जस्ट पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ हम लोगों ने केमिकल इक्वेशन में क्या देखा, अब तक हमने देखा कि जो केमिकल इक्वेशंस हैं उन्हें हम बहुत सेंटेंसेस में लिखना चाहेंगे तो काफ़ी लंबा हो जाता है, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखने का एक तरीका है, जैसे वर्ड इक्वेशन होते हैं। वर्ड इक्वेशन क्या है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द एटम्स प्रेजेंट इन ए केमिकल रिएक्शन इन द फॉर्म ऑफ वर्ड। शब्दों के फॉर्म में जब लिखेंगे तो वो वर्ड इक्वेशन होगा। और वर्ड इक्वेशन जब हम लिखते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं, एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है। रिएक्टेंट तो ऑलरेडी जो बता चुके हैं, जो केमिकल रिएक्शन में भाग लेते हैं ताकि उसके साथ केमिकल चेंज हो पाए, और जो नया सब्सटेंस बनेगा आफ्टर केमिकल चेंज के बाद वो प्रोडक्ट होता है। इनके बीच ये एरो साइन होता है, एरो इसलिए दिया जाता है क्योंकि एरो के जस्ट बाद जो आएगा वो प्रोडक्ट आएगा। इसके बाद हमने देखा कि इसका और एक छोटा तरीका है केमिकल इक्वेशन का, और कंसाइज और शॉर्ट फॉर्म है, और उससे भी ज़्यादा शॉर्ट फॉर्म है, वो है उसके केमिकल फॉर्मूला के साथ लिखना। जब लिखे हम लोग तो यहाँ पे पता चला कि ये अनबैलेंस है। अनबैलेंस होने की वजह से हम लोग स्केलेटल केमिकल इक्वेशन कहे हैं, और एक स्केलेटल केमिकल इक्वेशन को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बैलेंस करना। तो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस किया। चलिए आज हम लोग सीखेंगे कि बैलेंस कैसे किया जाता है, स्टेप बाय स्टेप। एक स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं इसका।
तो यहाँ से कुछ चीज़ें आपको नोट्स करनी हैं, जैसे रिएक्टेंट क्या होता है, जो कि हम लिखा दिए थे। प्रोडक्ट क्या होता है, ये भी लिखा चुके हैं। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, इसको आप जरा लिख लीजिए। द इक्वेशन इन विच नंबर ऑफ atoms of the elements in reactant side is not equal to the number of atoms of the elements in the product side. This is also known as skeletal chemical equation. This is also known as skeletal chemical इक्वेशन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन के बाद हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को अब लिखने की कोशिश करेंगे कि बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है। बैलेंस्ड केमिकल it is an equation of chemical reaction. It is an equation of a chemical reaction in which number of atoms of elements to both the sides are equal। ठीक है, आप इसे उतार सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। चलिए अब हम लोग आगे बैलेंस केमिकल इक्वेशन के बारे में समझ गए हैं। ये वो केमिकल इक्वेशन होते हैं जिसमें नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड में और नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में किसी भी चीज़ का, किसी भी एलिमेंट का सेम रहेगा, तो उसे हम बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। और अनबैलेंस में जिसमें नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट्स टू द रिएक्टेंट साइड एंड टू द प्रोडक्ट साइड आर नॉट इक्वल, ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हम लोग तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पढ़ चुके हैं। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो भी कोई एलिमेंट भाग लेता है तो रिएक्टेंट से पहले भाग लेने से पहले जितना उसका संख्या था भाग लेने के बाद भी उतना ही होना चाहिए, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं फिर। और किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये हमेशा कंजर्व रहता है, यानी सेम रहता है। जैसे जितना पहले था रिएक्शन के पहले उतना ही प्रोडक्ट रिएक्शन के बाद होना चाहिए। चलिए तो हम लोग स्टेप्स समझेंगे अभी। स्टेप्स को समझेंगे कैसे बैलेंस किया जाता है। तो स्टेप्स टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। चलिए किताब का ही एग्जांपल ले लेते हैं। किताब में एक आपका
एग्जाम्पल दिया है आयरन, रिएक्ट किया है वाटर के साथ। वाटर यहाँ स्टीम के फॉर्म में है, तो इसको हम लोग गैसियस फॉर्म लिख सकते हैं, बाद में हम लोग फिजिकल स्टेट दर्शा देंगे। तो प्रोडक्ट जो बन के आया है Fe3 है, ऑफर है फेरिक ऑक्साइड, और इसके साथ जो मिला है वो है हाइड्रोजन गैस H2, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हमें कहा है किताब में, बहुत अननेसेसरी चीज़ें भी दी है, कहा है सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लीजिए, रिएक्टेंट साइड में जो भी आपका फॉर्मूला है और प्रोडक्ट साइड में जो भी आपका फॉर्मूला है उसके चारों बगल ऐसे बॉक्सेस बना लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि टेबल बना लीजिए आप। चलिए एक टेबल भी बना लेते हैं। ये टेबल बन गया हम लोगों का। यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे। यहाँ पे LHS में कौन कितना है, RHS मतलब समझ रहे हो, RHS मतलब प्रोडक्ट, LHS मतलब रिएक्टेंट। तो कौन कितना है यहाँ ये चीज़ लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आयरन, इधर लेफ़्ट साइड में आयरन क्या हुआ है, लेफ़्ट साइड में आयरन, यहाँ पे फॉर्मूला लिखना है। लेफ़्ट साइड में आयरन कितना है, 1 है, राइट साइड में आयरन कितना है, 3 है। यही अनबैलेंस हो गया है ना। फिर देखिए आप, इसमें हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उधर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन ही होगा। इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे 2 है, इस तरफ क्या हुआ है, इधर 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है, ऑक्सीजन इधर पे, ऑक्सीजन इधर पता चल रहा है 1 है, और उधर ऑक्सीजन कितना है, 4 है। तो यहाँ तो हम लोग देख रहे हैं कि एक चीज़ हाइड्रोजन ही बैलेंस्ड है इसमें, और बाकी अनबैलेंस्ड है, ऐसा नहीं होगा। हमें हर चीज़ को बैलेंस करना पड़ेगा, एक एक एटम को यहाँ पे बैलेंस करना पड़ेगा। तो तीसरा स्टेप जो आपके किताब में दिया, वो कह रहा है कि सबसे बड़ा वाला कंपाउंड को उठाइए। सबसे बड़ा वाला कंपाउंड देख के लग रहा है कि Fe3O4 है, इसमें नंबर ऑफ़ एटम सबसे ज़्यादा हैं, तो Fe3O4 को उठा लिए। चलिए उठा लिए। उसके बाद देखिए क्या है, इसमें 3 फेरस है और 4 ऑक्सीजन है। 3 फेरस है और 4 क्या है, ऑक्सीजन है। तो आपके पास ऑप्शन क्या है कि यहाँ से हम लोग, इसमें फेरस है, इसमें ऑक्सीजन है, यहाँ से लेफ़्ट साइड में हम लोग या तो फेरस को टारगेट कर सकते हैं या तो ऑक्सीजन को टारगेट कर सकते हैं। फेरस को टारगेट अगर करेंगे तो यहाँ पे फेरस 3 है, तो इधर भी फेरस कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। तो ठीक है, वो तो देख लेंगे। इससे पहले ऑक्सीजन को देख लेते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन वाला मामला थोड़ा पेचीला है, पेचीला वाला पहले देख लेना है। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करें कि इसको 4 ऑक्सीजन बन जाए। यहाँ पे 4 है तो लेफ़्ट साइड में अगर 4, राइट साइड में अगर 4 ऑक्सीजन, तो लेफ़्ट साइड में भी हमें 4 ऑक्सीजन बनाना पड़ेगा। तो आपको होल नंबर की कोएफिशिएंट पुट करना है। होल नंबर की कोएफिशिएंट पुट करना है। यहाँ पे 1 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि, सॉरी यहाँ 4 है, इसके साथ क्या मल्टीप्लाई करें कि ये भी 4 हो जाए, ऑक्सीजन सिर्फ 4 हो जाए। तो इसका जवाब है सर 4। और 4 जो है वो सामने लगेगा। सामने 4 का मतलब ये हुआ, ये 4 हाइड्रोजन में भी चला जाएगा और 4 ऑक्सीजन के लिए भी गया। चूँकि यहाँ पे 1 है तो 4 × 1 4, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ऑक्सीजन 4 हो जाएगा, पर हाइड्रोजन यहाँ पे जो है पता चल रहा है कितना हो गया है, मल्टीप्लाई तो हाइड्रोजन के साथ भी हो चुका है ना यहाँ पे। तो पता चल रहा है हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। हाइड्रोजन कितना हो गया, 8 हो गया। अब हाइड्रोजन अगर आपका 8 हो जाता है यहाँ पे, तो फिर हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, फिर यहाँ पे अनबैलेंस हो गया। तो इसको बैलेंस करना है, फिर राइट साइड में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 8 हो जाए, 4 से। हाइड्रोजन में कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से। तो 4 से हम मल्टीप्लाई किए हैं तो कितना हो गया, हाइड्रोजन भी 8 हो गया। तो पता चला हमारा हाइड्रोजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया। तो हाइड्रोजन बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस्ड है, रह गया आयरन। आयरन राइट साइड में 3 है और लेफ़्ट साइड में 1 है। आप तो खुद ही समझदार हैं, बता सकते हैं कितना से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हाँ, पूरा का पूरा चारों बगल क्या हो गया, बैलेंस हो गया। 3 है, 8 है, 4।
लेफ्ट साइड में भी अब आयरन कितना है, 3 है। राइट साइड राइट साइड में भी आयरन 3 है। लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है, 8 है। राइट साइड में हाइड्रोजन 8 है। लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन कितना है, 4 है। राइट साइड में भी ऑक्सीजन कितना है, 4 है। इसका मतलब ये हमारा इक्वेशन क्या हो चुका है, बैलेंस्ड हो चुका है। ये बैलेंस्ड हो चुका है। और बैलेंस्ड क्यों किया जाता है, बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, इसी के कारण हम लोग बैलेंस्ड करते हैं। चलिए, तो यहाँ एक और चीज़ रह गया इसका, फिजिकल स्टेट यानी कि भौतिक अवस्था। इसका भौतिक अवस्था लिखना बाकी है। भौतिक अवस्था जब बोलता है तो लिख देना चाहिए, या फिर भौतिक अवस्था इसलिए भी लिखा जाता है ताकि उस इक्वेशन को और ज़्यादा डिटेल तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सके। तो भौतिक अवस्था में अगर बात करें तो यहाँ पे आयरन है। आयरन तो सॉलिड यानी ठोस अवस्था में है। ये जो वाटर है, आयरन को ठंडा पानी में तो रिएक्ट करा नहीं सकते, क्योंकि आयरन उतना हाईली रिएक्टिव तो है नहीं। इसलिए ठंडा पानी में नहीं तो गर्म पानी का मतलब भाप, यानी कि ये कौन से फॉर्म में है, गैसियस फॉर्म में है। ठीक है। और फिर ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये तो आप जान ही रहे हाइड्रोजन गैस है, तो ये गैसियस फॉर्म में होगा। तो इसका भौतिक अवस्था हम लोग लिख चुके हैं। ध्यान रहे, जब भी रिएक्टेंट लिखते हैं तो उनके बीच में प्लस साइन होता है, प्रोडक्ट लिखने के बाद भी उनके बीच में प्लस साइन होता है। और रिएक्टेंट में रिएक्शन के बाद जब भी हम प्रोडक्ट को दिखाने की कोशिश करते हैं तो एक एरो के बाद दिखाते हैं। और क्या है कि कुछ स्पेशल कंडीशन होता है ना रिएक्शन का, जैसे एक रिएक्शन आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। आई होप आपको बैलेंसिंग समझ में आया होगा। ठीक, जैसे कुछ स्पेशल कंडीशन होता है, आपको कुछ रिएक्शंस लेके अभी बता रहे हैं। जैसे एक रिएक्शन है, जैसे हम लोग जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस होता है उसके दौरान जो रिएक्शन होता है, जैसे आप कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग रिलीज़ करते हैं, ये वही कार्बन डाइऑक्साइड जो हम रिलीज़ कर देते हैं, ये एक्वस फॉर्म में होता है। ठीक है। और फिर और क्या मिलता है पौधे को, धरती के नीचे से पानी मिलता है, वाटर। तो वाटर, चूँकि वाटर एक्वस फॉर्म में नहीं है। एक्वस फॉर्म का मतलब क्या होता है, आप सॉल्यूट और सॉल्वेंट पढ़ चुके हैं जिसको मिला के सॉल्यूशन बनता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट आप पढ़ चुके हैं जिसको मिला के सॉल्यूशन बनता है। तो एक्वस फॉर्म में जो सॉल्यूट होता है वो कुछ भी हो सकता है, परंतु सॉल्वेंट जो होता है, सॉल्वेंट वाटर होता है, इसलिए उसको एक्वस लिखा जाता है। सॉल्यूट क्या होता है, कुछ भी हो सकता है। सॉल्वेंट जो होगा वो क्या होगा, वाटर होगा। सॉल्वेंट जो बड़ा वाला पार्ट होता है, बड़ा वाला हिस्सा। सॉल्यूट जो छोटा हिस्सा होता है किसी सॉल्यूशन का। इसलिए एक्वस में यहाँ पे वाटर ही बहुत ज़्यादा हो सकता है, बाकी कार्बन डाइऑक्साइड ऑलरेडी आप समझ सकते हैं। फिर यहाँ वाटर लिया गया है, तो इसको स्पेशल कंडीशन इसका क्या है कि बिना सनलाइट का तो काम करेगा नहीं है ना। और साथ ही साथ पत्ते में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। तो क्या देगा ये, तो बताइए, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिएक्ट किया तो प्लांट कौन सी प्रोडक्ट बनाएगी, कार्बोहाइड्रेट्स। और कार्बोहाइड्रेट्स में कौन सी, ग्लूकोज यानी C6H12O6। देख रहे हैं इसका सबसे पहला प्रोडक्ट ये क्या बनाया, ग्लूकोज बनाया, C6H12O6। दिस इज व्हाट, दिस इज ग्लूकोज। अच्छा, फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं तो प्लांट क्या प्रोड्यूस करता है हमारे लिए, ऑक्सीजन। तो क्या देगा, फिर से ये ऑक्सीजन देगा। साथ में ट्रांसपायरेशन तो सुने ही होंगे आप, ट्रांसपायरेशन जिसमें लॉस ऑफ वाटर होता है, तो प्लांट इसके साथ साथ वाटर को भी रिलीज करता है, वाटर। अच्छा, वाटर जो है यहाँ पे फिर से लिक्विड फॉर्म में है। ऑक्सीजन भी आपको एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा, ज़्यादातर पानी के साथ मिलेगा। और ग्लूकोज भी आपको एक्वस फॉर्म में ही मिलेगा। इसका फिजिकल अवस्था को अगर हम बताने की कोशिश करें तो, अच्छा गौर से देखिएगा तो ये बैलेंस्ड नहीं है, है ना।
बैलेंस नहीं है, सीधी देख सकते हैं यहाँ पे 6 कार्बन है और यहाँ पे 1 कार्बन है। सो दिस इक्वेशन इज नॉट बैलेंस्ड और दिस इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो अब पहला काम हमारा क्या है, इसको बैलेंस्ड करो, बैलेंस्ड करो पहले इसको। 6 कार्बन, चलो यहाँ 6 कार्बन लगा दिए। अच्छा, स्टेप्स हम लोग जो बना रहे थे, स्टेप से अब डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल की बात है तो आप सीधे काउंट कीजिए LHS और RHS इक्वल करना है। यहाँ पे स्टेप्स के हिसाब से आप लिख सकते हैं, एग्ज़ाम में सवाल पूछेगा, जब बैलेंस का क्वेश्चन आएगा तो उतना करने की ज़रूरी नहीं है, आप सीधे ऐसे ही बना के रख सकते हैं। 6 कार्बन वहाँ तो 6 कार्बन यहाँ, तो 6 के साथ साथ यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो गया 12 और यहाँ 13 ऑक्सीजन है। तो लेफ्ट साइड में ऑक्सीजन की संख्या 13, राइट साइड में कितना हो गया ऑक्सीजन, कितना हो गया 6, यहाँ पे 6, यहाँ पे 2 8 और यहाँ पे 9। तो ये हमारा लेफ्ट साइड का डाटा था ऑक्सीजन का, और 9 हो गया राइट साइड में, रिएक्टेंट साइड में ऑक्सीजन का, राइट साइड में। बड़ा एकदम ख़तरनाक है भाई, बैलेंस करना तो बड़ा एकदम इसका समझ सकते हैं स्पेशल मामला है। यहाँ पे 6 है, ओके, यहाँ पे 6, हम कार्बन तो बैलेंस कर लिए। हाइड्रोजन पे देखो दिमाग लगा थोड़ा सा, सबसे बड़ा फॉर्मूला तो यही है, यहीं से स्टार्ट करना है, नियम भी यही है। नियम में हमने यही तो बताया था, सबसे बड़ा कंपाउंड को उठाना है आपको। तो यहाँ से हम लोग अगर उठाने की कोशिश करें, सबसे बड़ा ये है, तो कार्बन तो हम बैलेंस कर चुके हैं, लेकिन अब हाइड्रोजन का बात है। तो हाइड्रोजन राइट साइड में यहाँ पे 12 है, यहाँ पे कितना है 2 है, 14 है, और यहाँ पे 2 है, उधर 14 इधर 2 है, फिर कोई हिसाब किताब नहीं बन रहा। क्या किया जाए भाई साहब, चलिए यहाँ पे अगर हम लोग दिमाग लगा के कहीं ना कहीं अगर 12 पुट करते हैं, पता चला हमारा यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया 12 दूनी 24 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पे 12 ऑलरेडी है और यहाँ पे 2 है, इसका मतलब 12 यहाँ है और यहाँ 2 है। तो अगर हम और 12 कर दें तो 12 करने के लिए हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दें, 6 कोफिशिएंट रखें यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 6 2 12 हो जाएगा। 12 होने का मतलब 12 + 12 24। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस हो चुका है, लेकिन साथ साथ एक और दिक्कत हो गई, 6 दूनी 12 यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ भी 12 ऑक्सीजन है, यानी 24 ऑक्सीजन इसमें हो गया। 24 ऑक्सीजन इसमें हो गया तो 12 कैसे, फिर हमें तो इधर भी 24 करना पड़ेगा, 6 ऑलरेडी यहाँ पे है। अच्छा, यहाँ पे अगर 6 रखा जाए तो क्या हो सकता है, ये 12 हो जाएगा, 12 6 18 हो जाएगा, और 6 ये ऑलरेडी है यहाँ पे, तो 18 और 6 24। तो हैंस द इक्वेशन इज बैलेंस्ड। मज़ा आया? इसको तू ज़्यादा दिमाग ना लगा के ठीक डायरेक्टेड देख लेना, परीक्षा में ऐसा टेढ़ा चीज़ कभी कभी डाल देता है। तो चलिए, ये स्पेशल कंडीशन क्या इसमें लगा हुआ था, इसमें सनलाइट लगता है और क्लोरोफिल लगता है। जैसे एक और स्पेशल कंडीशन वाला मामला है, स्पेशल कंडीशन को हम ये क्यों दिखाया, स्पेशल कंडीशन के लिए हमें जो है एरो के ऊपर ही देना पड़ता है, एरो के ऊपर बताना पड़ता है कौन सी स्पेशल कंडीशन। जैसे एक और है, एक और रिएक्शन देखो थोड़ा सा भाई साहब, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, ओके, कार्बन मोनोऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन गैस से पास करा देंगे, और कह रहा है कंडीशन ये है कि 340 ATM का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। तो किसी गैस पे जब दबाव दोगे बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, उसके मॉलिक्यूल्स आपस में आके सटेंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में दिखेगा। तो यहाँ भी वही हुआ भाई साहब। तो इसका जो निकल के आया CH3OH, ये क्या है, इसे कहते हैं मिथानॉल, मिथानॉल, इसे मेथानॉल कहते हैं, ठीक है। जो ये आपका था ये गैसियस स्टेट में था, ये भी तो जान ही रहा है, हाइड्रोजन गैस तो गैसियस फॉर्म में ही होगा। तो स्पेशल कंडीशन जो भी हम दिखाते हैं किसी भी रिएक्शन में, कोई स्पेशल कंडीशन है, कैटलिस्ट वगैरह रहता है या फिर कोई कुछ और हाइट वगैरह दे रहे हैं, तो वो हमें एरो के ऊपर में दिखाना चाहिए। यही चीज़ हम बता रहे हैं कि केमिकल रिएक्शन कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका अवस्था होता है सबका। ये जो आया हमारा ये एक्वस फॉर्म में आया, ठीक है, ये एक्वस फॉर्म में आया, सबका जो अवस्था होता है वो नीचे में लिखा या फिर साइड से भी लिख देता है, NCERT में लिखा हुआ है। स्पेशल कंडीशन रिएक्शन का है तो उसको एरो के ऊपर में लिखेंगे।
इस तरह से फिर बैलेंस तो करना बहुत इम्पोर्टेंट है आपको। तो चलिए आज हम लोग बैलेंसिंग के ऊपर ही पूरा समझने की कोशिश करेंगे, किस तरह से चीज़ों को बैलेंस किया जाता है। बैलेंसिंग टॉपिक हमारा है बैलेंसिंग ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा, एक्टिविटी 1 अब पहले हम लोग बोल चुके थे कि जो भी हम लोग किए हैं सबको बाद में बैलेंस में फिर से एक बार करेंगे। 1.1 में क्या था भाई? मैग्नीशियम था, सॉलिड फॉर्म में था, ऑक्सीजन था, गैसेस फॉर्म में था। रिएक्शन के बाद ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, किस फॉर्म में है? ये सॉलिड फॉर्म में है। बैलेंस करना है, एक मैग्नीशियम इधर है, एक मैग्नीशियम इधर है, दो ऑक्सीजन यहाँ एक है, यहाँ दो है। अच्छा, मामला यहीं से गड़बड़ है। इसी से इसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। दो यहाँ है, इसको दो बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे दो रखेंगे। जैसे ही यहाँ दो रखेंगे क्या होगा? अच्छा, ये जब दो रखेंगे ना तो नीचे मत रखा कीजिएगा, ये यहीं पे फ्रंट पे लगेगा कोएफिशिएंट जब भी लगेगा। दो रखेंगे तो क्या होगा? ऑक्सीजन तो दो हो गया बैलेंस, लेकिन साथ साथ मैग्नीशियम को क्या कर दिया? ये दो कर दिया, और मैग्नीशियम इधर एक है, इसको यहाँ रखेंगे तो क्या होगा? ये दो हो जाएगा, हैंस इट इज़ बैलेंस्ड। इसके बाद 1.2 एक्टिविटी में हम लोगों ने देखा था लीड नाइट्रेट था, लीड पीबी, नाइट्रेट NO3 और यहाँ पे होल 2 लगा। लीड नाइट्रेट क्या था? लीड नाइट्रेट यस। और फिर इसके साथ रिएक्ट किया था पोटेशियम आयोडाइड। तो रिएक्ट करके बाद क्या देगा ये? लीड आयोडाइड PbI2, साथ ही साथ के NO3, साथ ही साथ कुछ प्रेसिपिटेट भी बना था, खैर उसको अभी यहाँ पे हम लोग नहीं लिख रहे हैं। अच्छा, अवस्था की बात करें तो ये आपका एक्वस फॉर्म में है, ये भी आपका एक्वस फॉर्म में है। रिएक्शन के बाद ये सॉलिड में आया, फिर ये भी एक्वस फॉर्म में ही है। अच्छा, बैलेंसिंग करना है तो सबसे पहले हमें बड़ा, इसमें से सबसे बड़ा कौन सा है? बिल्कुल सही बात, ये है। तो यहाँ पे पता चल रहा है NO3 पूरा ब्रैकेट में है, और NO3 कंप्लीट अपने आप में होता है। NO3 पता चल रहा है दो यहाँ है, और लेकिन यहाँ एक है। तो बताइए क्या करना है? यहाँ पे दो NO3 है, लेकिन यहाँ पे NO3 एक है, पोटेशियम एक है उसके साथ, और NO3 एक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ क्या करना पड़ेगा बताइए? दो रखेंगे। तो ऐसे जैसे ही दो रखे तो इसके साथ साथ पोटेशियम भी दो हो गया, NO3 भी दो हो गया। NO3 तो बैलेंस हो गया, लेकिन इसके चक्कर में पोटेशियम डबल हो गया। अब पोटेशियम डबल हो गया तो इधर पोटेशियम देखा जाए तो एक ही है, तो यहाँ भी दो रखना पड़ेगा। और जैसे यहाँ दो रखे हैं, पोटेशियम डबल हो गया, पोटेशियम बैलेंस्ड, NO3 बैलेंस्ड, और आयोडीन यहाँ पे दो हो गया। आयोडीन दो हो गया तो इधर भी तो दो है भाई, तब तो पूरा ही बैलेंस्ड हो गया रिएक्शन। तो एक्टिविटी 1.2 में इस तरह से रिएक्शन था, जो कि हम उस वक्त बैलेंस नहीं किए थे, अब किए। इसके साथ साथ एक्टिविटी 1.3 में दो रिएक्शन थे। एक जिंक था, इसके साथ साथ क्या था? जिंक के साथ साथ एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, रिएक्ट किया आपस में, जो कि ZnCl2 दिया, प्लस इसके साथ H2 आया। बैलेंस करना है, यहाँ पे क्लोरीन दो, यहाँ पे क्लोरीन एक, यहाँ दो रखेंगे, यहाँ पे दो रखेंगे तो दो हाइड्रोजन यहाँ हो गया, क्लोरीन दो हो गया, हाइड्रोजन दो इधर, क्लोरीन दो, जिंक एक, दिस इज बैलेंस्ड। इसके बाद एक और रिएक्शन था इसके साथ, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूट वाला। रिएक्ट कोई स्पेशल कंडीशन है नहीं इसका, तो सीधा इसका ZnSO4 हो जाएगा, प्लस H2 हो जाएगा। दो H2O, दो H2O4 1 एक SO4 इधर है, जिंक एक है, ये ऑलरेडी बैलेंस्ड है, दिस इज ऑलरेडी बैलेंस्ड। इसके बाद अभी एक आपको रिएक्शन बताए थे, आयरन प्लस स्टीम ऑफ वाटर
reacted give us फेरिक ऑक्साइड देन विथ दैट हाइड्रोजन गैस। उसके बाद अभी आपको एक क्या कहते हैं, अभी ग्लूकोज वाला एक एग्जांपल दिए थे, किस तरह से फोटोसिंथेसिस वाला एग्जांपल दिए थे, उसके बाद आपको एक और एग्जांपल दिए थे। इसके साथ साथ एनसीईआरटी में भी कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एनसीईआरटी के कुछ एग्जांपल्स हैं। एनसीईआरटी में कुछ एग्जांपल्स हैं, आपको अभी हम बता रहे हैं। हाँ, एक्टिविटी नॉट एक्टिविटी, क्वेश्चंस दिया हुआ है, क्वेश्चंस दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि भाई साहब हाइड्रोजन और क्लोरीन का रिएक्शन है, तो हाइड्रोजन ले लिए H2 फॉर्म में होता है, क्लोरीन ले लिए Cl2 फॉर्म में होता है। रिएक्शन के बाद HCl बनाएगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये भी गैसेस फॉर्म में है, ये भी गैसेस फॉर्म में है, तो ये भी गैसेस फॉर्म में है। रिएक्शन किया, रिएक्शन करने के बाद क्या दे रहा है, देखिए आप, एक हाइड्रोजन इधर है, एक 2 इधर है, इजी है, बहुत ईजी है, 2 रखेंगे, बात खत्म। यहाँ पे हो गया। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट। बेरियम क्लोराइड और एल्युमिनियम सल्फेट Al2SO4 रिएक्शन के बाद ये भी एक्वस फॉर्म में है, सॉरी एक्वस में नहीं, ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये भी आपका सॉलिड फॉर्म में है। रिएक्शन के बाद ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा आपका बेरियम सल्फेट यानी कि BaSO4, और क्या देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3, क्या देगा, एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। अब देख लीजिए, अब SO4 का सीधा बड़ा वाला उठाइए, इसमें से सबसे बड़ा यही लग रहा है एल्युमिनियम सल्फेट। तो SO4 क्या गो है, 3 गो है, SO4 यहाँ 1 है, तो पहले इसको 3 बनाओ, तो SO4 3 बैलेंस्ड, तो 3 बेरियम हो गया। इस चक्कर में बेरियम के पास गए, यहाँ बेरियम 1 है, यहाँ 3 रखे, इस चक्कर में बेरियम 3 करने के चक्कर में क्या हुआ, क्लोरीन अब 6 हो गया, 3 और 2 6 हो गया, क्लोरीन 6 हो गया। क्लोरीन इस तरफ देख रहे हैं कितना है, 3 है, तो क्लोरीन 6 करने के लिए यहाँ 2 रखेंगे, 2 एल्युमिनियम रखे, तो ये तो ऑलरेडी 2 है, बैलेंस्ड हो गया। इसके बाद एक और सवाल देखिए आप, यहाँ पे दिया हुआ है सोडियम और वाटर। सोडियम और वाटर ये लिए, सोडियम ले लिए, फिर क्या है, वाटर है ना, वाटर, सोडियम सॉलिड में रहेगा, वाटर यहाँ पे जो है, वाटर तो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। तो रिएक्शन के बाद कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा, तो NaOH, चूँकि यहाँ पे पानी ज़्यादा होगा तो ये एक्वस में आएगी, और फिर इसके साथ साथ हाइड्रोजन यानी कि H2। देखिए तो ज़रा ये बैलेंस्ड है, 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, सोडियम 1 इधर है, सोडियम 1 इधर है, ऑक्सीजन 1 यहाँ है, ऑक्सीजन 1, तो बैलेंस्ड ही तो है, ये बैलेंस्ड है क्या, बैलेंस्ड है। ये गैस फॉर्म में है। इसके साथ आपका क्वेश्चन नंबर 3 में जो दिया हुआ है, सोडियम सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, इसको भी हम लोग कर लेते हैं इसको भी। कह रहा है सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर, पानी में है, पानी में तो एक्वस होगा। सोडियम बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2, ठीक है। बेरियम पे 2, चूँकि इसका वैलेंसी होता है, क्लोरीन का 1 होता है, तो 2 क्लोरीन मिलके इसको, ये तो बात बाकी आप तो जान ही रहे हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट पे चूँकि चार्ज 2 होता है, S-2 होता है, तो 2 सोडियम, तो SO सोडियम सल्फेट हो गया। तो इसका क्या हो जाएगा, बेरियम सल्फेट BaSO4, ओके। ये भी पूरा एकदम कंप्लीट क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये एक्वस है, ये भी एक्वस में आ जाएगा, लेकिन ये आएगा आपका सॉलिड में, ठीक है।
बेरियम सल्फेट। इसके बाद एल्युमिनियम क्लोराइड आ रहा है, सॉरी एल्युमिनियम क्लोराइड नहीं है, बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट रिएक्ट विद वाटर टू गिवन सॉल्यूट, बेरियम सल्फेट हो ही गया और सोडियम क्लोराइड हो जाएगा NaCl। तो NaCl अब देखिए बैलेंस कहाँ से कीजिएगा, सबसे बड़ा कौन सा नज़र आ रहा है आपको, ये सबसे बड़ा है। यहाँ पे 2 सोडियम है, सोडियम इधर 2 है, तो राइट साइड में जाइए कितना सोडियम है, 1 है। तो सोडियम यहाँ 2 है वहाँ, तो सीधा यहाँ 2 रखेंगे तो क्या होगा, सोडियम 2 हो जाएगा, क्लोरीन फिर इसके साथ साथ 2 है, क्लोरीन 2 है, बैलेंस्ड है। बेरियम 1 है, SO4 1 है, SO4, दिस इज बैलेंस्ड नाउ। इसके बाद क्या है, अच्छा ये वाला भी आपका एक्वेस में आएगा। फिर कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है पानी में ना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट किसके साथ किया है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट इन वाटर रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। इसके प्रोडक्शन के बाद क्या सोडियम क्लोराइड आएगा और साथ ही साथ क्या आएगा, वाटर आएगा। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड देखिए आप, सीधी सी बात है, ये बेस है, एसिड है, स्टैंडर्ड फार्मूला भी है, बेस और एसिड जब आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या देगा, बेस और एसिड तो सॉल्ट देगा और क्या देगा, वाटर देगा। आई होप आपको बैलेंसिंग के बारे में थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट वगैरह है तो पूछ सकते हैं। और हम लोगों ने आज जो डिस्कस किया है, इसमें हम लोगों ने अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, क्या होते हैं रिएक्टेंट, क्या होता है प्रोडक्ट। इसके साथ साथ मैंने आपको स्टेप्स बताया बैलेंस करने का, जिसमें मैंने कहा आप पहले स्क्वायर बनाइए, अननेसेसरी चीज़ें स्क्वायर बनाइए, फिर उसमें काउंट कीजिए नंबर ऑफ़ एटम्स, ये इंपॉर्टेंट है, यही तो हिसाब है। और सबसे बड़ा वाला कंपाउंड को उठाना है और वहीं से बैलेंस करना शुरू करना है, और इस मेथड को हिट एंड ट्रायल कहते हैं। इसके साथ साथ मैंने बताया फिजिकल स्टेट क्यों नेसेसरी है दर्शाना, क्योंकि ये हमें इक्वेशन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया स्पेशल कंडीशन होता है कुछ रिएक्शंस के, कहीं पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की ज़रूरी पड़ती है तो कहीं कैटलिस्ट, जो कि हमें या तो एरो के अबव या बिलो में दर्शाएंगे। फिर हम लोगों ने कुछ रिएक्शंस को लिया, फिर उसे बैलेंस्ड किया, बैलेंस करना सीखा। फिर आप दोबारा इन सब चीज़ों को घर पे जब एक बार प्रैक्टिस कीजिएगा तो शायद आपका क्लियर हो जाएगा। और एक सवाल यहाँ है आपके किताब में, वाई शुड ए मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। मैग्नीशियम रिबन जो होता है उसे हवा में जलाने से पहले, मतलब उसे हवा के मौजूदगी में जलाने से पहले उसे क्लीन किया जाता है सैंड पेपर से। क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम आपको पता है एक हाईली रिएक्टिव मेटल है, राइट। हाईली रिएक्टिव मेटल है, वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके उसके अपने ऊपर एक लेयर बना लेता है और वो लेयर उसको प्रोटेक्ट करता है, जिसके वजह से अगर हम उसे बिना साफ़ किए हुए जलाएंगे तो शायद वो अच्छा से नहीं जलेगा। इसलिए उसे सैंड पेपर से क्लीन किया जाता है ताकि वो जो ऑक्साइड है उसके ऊपर का वो हट जाए और बेहतरीन तरीके का फ्लेम दें। आई होप आपका ये जो केमिकल इक्वेशन वाला टॉपिक है शायद आपका थोड़ा बहुत मैं क्लियर कर पाया, और इसमें कुछ आपको कमी लगे तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।